नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे बीनमाल के जो प्रतिहार है उनके बारे में। ये पार्ट होगा 3 नंबर, जो क्लास 2 मैंने अपलोड कर दी है, वो आप जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो बात करते हैं बीनमाल शाखा की। तो मंडोर शाखा जो है, इनका संबंध मंडोर शाखा से बताया जाता है। यानी कि मंडोर शाखा से जो नागभट्ट प्रथम है वो आया था, यानी उनकी पीढ़ी आई थी और बीनमाल में इन्होंने शासन किया। अब बात करते हैं नागभट्ट प्रथम है, वो भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यानी भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन माना जाता है? नागभट्ट प्रथम। और इसकी उपाधियां क्या है? तो इसे राम का प्रतिहार कहते हैं, मेघनाद कहते हैं। जैसे मेघनाद के जो युद्ध है उसका अवरोधक बोलते हैं। अब बात करें इंद्र के जो गर्व का नाशक करने वाला, वो भी नागभट्ट प्रथम को बताया गया है। और नारायण की मूर्ति का प्रतीक नागभट्ट प्रथम को बताया गया है। और बात करें जो भीनमाल शाखा है, इसको रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय माने जाते हैं और ब्राह्मण भी माने जाते हैं, तो इन्हें रघुवंशी प्रतिहार कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इस शाखा को कहते हैं भीनमाल शाखा को रघुवंशी प्रतिहार की शाखा भी कहते हैं। बात करें जो अपने नागभट्ट प्रथम है, मैंने ये बता दिया आपको। देखिए, क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता था। नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम चावंडों से भीनमाल राज्य को छीना और भीनमाल में अपने वंश की स्थापना की। अब बात करें जो आबू है, जालोर है, इनको भी नागभट्ट प्रथम ने इसके बाद क्षेत्र को जीत लिया। यानी चावड़ों से जीतने के बाद, भीनमाल को जीतने के बाद आबू और जालोर को भी इन्होंने विजित किया। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो है, नागभट्ट प्रथम जो है उसने उज्जैन है ना, उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, यानी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन थी और इसकी प्रथम जो राजधानी थी वो भीनमाल को जीती और भीनमाल को जीत करके राजधानी बनाया 730 ईस्वी में। ठीक है, यानी पहली राजधानी भीनमाल और दूसरी थी उज्जैन। ठीक है, परमानेंट राजधानी इसकी उज्जैन थी। अब बात करें प्रतिहार जो शासक है, जो राजवंश है, उसका वास्तविक संस्थापक भी इसे बोला जाता है नागभट्ट प्रथम को। जो नेक्स्ट है वो है ग्वालियर प्रशस्ति। इसमें हमें नारायण की उपाधि देखने को मिलती है। किसके लिए? नागभट्ट प्रथम के लिए नारायण की उपाधि मिलती है। और मलेच्छों यानी अरबों का इनकी सेनाओं को पराजित किया किसने? नागभट्ट प्रथम ने। ये जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। और अपने राज्य का विस्तार किया। बात करें नेक्स्ट जो अभियान है वो है सिंध के गवर्नर को यानी जुनैद को और उसके उत्तराधिकारियों को हरा करके भड़ोच पर कब्जा कर लिया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। अब नेक्स्ट जो बात करें, जो नागभट्ट प्रथम है, जो उन्होंने राष्ट्रकूट के शासक दंतीदुर्ग से भी युद्ध किया, लेकिन नागभट्ट इसमें हार गया। बात करें जो नेक्स्ट है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ किस किस के साथ युद्ध किए। तो सिंध में जो युद्ध किया था वो विलोचों से किया, यानी सिंध वालों ने आक्रमण किया नागभट्ट प्रथम पर, और अरबों ने भी अरब से आक्रमण किया। और ये जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। इसी कारण प्रसिद्ध जो है, और इसके बाद इनको भी हरा दिया, मतलब रोक दिया, अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद जो है नागभट्ट प्रथम जो है, इन्होंने अपनी सीमा से बाहर इनको रखा और घुसने नहीं दिया। इसी कारण इसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली कि नागभट्ट प्रथम बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ। और जो ग्वालियर प्रशस्ति है उससे हमें नागभट्ट प्रथम के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि ये दीनों का उद्धारक था, यानी गरीबों का सहायता करता। और नारायण की उपाधि मिलती है, मलेच्छों के दमन करने वाला शासक बताया गया नागभट्ट प्रथम को। देखिए, वीडियो फुल डिटेल्स के साथ है, कोई भी मतलब कोई फैक्ट आपको छूटेगा नहीं। इस वीडियो में आपको डीपली कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, आप इस वीडियो पूरा देखिए। बात करें नेक्स्ट जो है, नागभट्ट के बाद कौन शासक बना? वो बना कक्कुक। तो कक्कुक इसके बाद शासक बनता है और मंडोर में विजय जो स्तंभ है उसकी नींव रखता है और उसे पूर्ण करवाता है, और उसके नीचे एक विष्णु मंदिर बनवाया। ठीक है, अब बात करें जो कक्कुक है वो नागभट्ट का भतीजा था। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है नागभट्ट जो है, इसका भतीजा मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करें जो देवराज है, ये कौन था? ये इस कक्कुक का भाई था, यानी कक्कुक का भाई हो गया तो ऑटोमेटिक ही नागभट्ट प्रथम का भतीजा देवराज भी है। अब बात करें जो पत्नी है देवराज की, वो है भूमिका देवी, और इस भूमिका देवी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स्यराज है। तो ये वत्स्यराज आगे जाके राजा बनता है, और राजा बनने के बाद बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करता हुआ अपने राज्य में एक के बाद एक क्षेत्र जोड़ता चला जाता है। बात करते हैं जो इसके बारे में पहला जो फैक्ट है वो है कि ये शैव मत का अनुयायी था।
ठीक है, याद रखना है। वत्स्य राज कौन से मत का अनुयायी था? शैव मत का। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी है। इसके बाद बात करें, जो वत्स्य राज है वो भीनमाल जो शाखा है उसका चौथा शासक माना जाता है। और जो त्रिदलीय या त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जो 3 वंशों में संघर्ष हुआ था, उसका प्रारंभ वत्स्य राज ने किया था। ठीक है, यानी गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। और यह संघर्ष जो है यह 150 वर्षों तक चला था। मैं आगे इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। जो बात करें वत्स्य राज है, इन्होंने भंडी जाति को हराया और इनके राज्य पर अधिकार कर लिया। ये जानकारी हमें ओसिया के दौलतपुर अभिलेख से मिलती है। बात करें वत्स्य राज की जो उपाधि है उनकी, तो ये है रणहस्तिन। और जो इनके सामने विकट समस्या थी वो थी कि जालोर पर जो अनारबों की लूट हुआ करती थी उसका सामना इन्हें करना पड़ता था। ठीक है, इसके कारण वत्स्य राज जो था एक परमानेंट और ऐसी राजधानी की तलाश में था जो सुरक्षित हो। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्या किया, जो 647 ईस्वी में कन्नौज के जो शासक थे पूरे भारत के, हर्षवर्धन, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जो वत्स्य राज है, इन्होंने कन्नौज के जो शासक थे उस समय जो कमज़ोर पड़ गए थे उन पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर इंद्रायुध को हरा करके अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसके बाद परिणाम ये हुआ कि जैसे ही वत्स्य राज ने कन्नौज पर अधिकार किया, ठीक है, तो जो पाल वंश का धर्मपाल शासक था इसको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि इसकी सीमा लगती थी यहाँ पर कन्नौज के साथ। तो धर्मपाल ने भी दंड देने के लिए वत्स्य राज को जो दंड देने के लिए जालोर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, जो वत्स्य राज वो अपने क्षेत्र में था और वत्स्य राज की यहाँ पर जीत होती है, यानी विजय होती है। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे समझेंगे कि एक तरफ पाल वंश के धर्मपाल राजा ने गुर्जर प्रतिहार के वत्स्य राज पर आक्रमण किया, तो दोनों में युद्ध हुआ और इसे जालोर का युद्ध बोलते हैं और इसमें विजय होती है वत्स्य राज की। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है वत्स्य राज जो है वो राष्ट्रकूट वंश में, राष्ट्रकूट जो वंश है दक्षिण का, इसके साथ भी युद्ध करता है। तो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था ध्रुव प्रथम, उस समय वत्स्य राज के समकालीन हुआ और जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वत्स्य राज, इनके बीच युद्ध होता है। पर इस युद्ध में क्या होता है, जो वत्स्य राज है वो हार जाता है और विजेता कौन बनता है, ध्रुव प्रथम। ठीक है, याद रखना आपको, राष्ट्रकूट और वत्स्य राज में जो चला था युद्ध उसमें वत्स्य राज की हार होती है। अब बात करें जो वत्स राज है, इस हार के बाद मरुस्थल में जाकर के शरण लेता है और ये जानकारी हमें राघनपुर, बन्नी और डिंडोरी जो 3 शिलालेख हैं उनके आधार पर ये जानकारी मिलती है कि वत्स्य राज हार गया और मरुस्थल में जाकर के शरण ली। बात करें जो वत्स्य राज के काल में ग्रंथ और साहित्य लिखे गए उनकी, तो जो कुवल्यमाला ग्रंथ है वो वत्स्य राज के काल में लिखा गया और इसके जो लेखक हैं वो हैं उद्योतन सूरी, आपको याद रखना है। और हरिवंश जो पुराण है वो जिनसेन सूरी ने लिखा था वत्स्य राज के काल में। ठीक है, अब बात करें जो ओसिया है जोधपुर में, वहाँ पर एक तालाब बनवाया वत्स्य राज ने, याद रखना आपको, वत्स्य राज ने बनवाया। और जो महावीर स्वामी का जैन मंदिर है, जैन मंदिर, इसका निर्माण भी वत्स्य राज ने करवाया। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से कोई भी कभी भी गलत नहीं होगा। चाहिए RS देना, चाहिए SI देना या फिर पटवारी वीडियो ग्राम सेवक जो भी देना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये वीडियो मैंने पूरी डिटेल और ऑथेंटिक सोर्स के साथ बनाई है। चलिए चलते हैं, जो नेक्स्ट है वो है नागभट्ट द्वितीय, यानी वत्स्य जो वत्स राज है उसके बाद वत्स राज ये आ गया, इसके बाद राजा बनता है नागभट्ट द्वितीय। इसका जो शासनकाल है 795 से 833 ईस्वी है। ठीक है, और जो हम बात करें जो वत्स राज है उसका पुत्र माना जाता है ये, यानी सुंदर देवी का पुत्र है, यानी वत्स्य राज की पत्नी थी सुंदर देवी और वत्स राज का पुत्र भी ये है नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, अब बात करें जो नागभट्ट द्वितीय है, इसने गंगा नदी में जल समाधि ली थी और ये आपको याद रखना है कि 833 ईस्वी में ली थी, यानी गंगा समाधि, गंगा में जल समाधि किसने ली, नागभट्ट द्वितीय ने आत्महत्या की, यानी जल समाधि बोलते हैं इसको। अब बात करें नागभट्ट द्वितीय के जो सामंत है उनकी, तो जो नागभट्ट द्वितीय के सामंत बताए जाते हैं कौन, एक तो चौहान वंश के थे गोविंदराज, एक थे गुहिल वंश के खुमाण। तो जो हमें ये जानकारी है वो बुचकुल्ला जोधपुर में विष्णु और शिव जो मंदिर है उनका निर्माण भी करवाया किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। अब बात करें, देखिए बचकुल्ला, मैं याद आपको क्वेश्चन के रूप में बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मान लो, ये बचकुल्ला है जो जोधपुर में है और विष्णु मंदिर और शिव मंदिर इनका निर्माण करवाया किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। बात करें नागभट्ट द्वितीय की जो उपाधियाँ हैं उनकी, तो इसकी उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर
और ये हमें बकुल्ला अभिलेख से पता चलता है कि ये इसमें उल्लेख किया गया बकुल्ला अभिलेख में कि नागभट्ट द्वितीय की जो उपाधि है वो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर है। बात करें नागभट्ट द्वितीय जो है वो कन्नौज शाखा का प्रारंभ करता है और राजधानी कन्नौज को बनाता है। बात करें राजधानी कन्नौज को बनाने से पूर्व यहाँ का शासक चक्रायुध था। इसको इसने पराजित किया 816 ईस्वी में, यानी नागभट्ट और चक्रायुध के मध्य युद्ध होता है और इसमें नागभट्ट प्रथम जो द्वितीय है वो जीत जाता है, विजय होता है। बात करें मुंडोर के युद्ध की तो धर्मपाल और जो ये नागभट्ट द्वितीय है इनके मध्य युद्ध होता है। धर्मपाल पालवंश का शासक था जिसमें धर्मपाल हार गया और नागभट्ट द्वितीय विजय होता है। अब बात करें जो वत्स्य राज है, इसके शासनकाल में जो त्रिवंशीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय हुआ। इसके काल में भी ये संघर्ष चला जिसमें गुर्जरों का जो नेतृत्व है वो नागभट्ट द्वितीय ने किया और पालवंश और राष्ट्रकूट वंश इसमें शामिल थे। अब देखिए राष्ट्रकूट जो वंश है इसके शासक थे गोविंद तृतीय। इन्होंने युद्ध किया इनसे तो गोविंद तृतीय इसमें जीत गया राष्ट्रकूट में। अब बात करें धर्मपाल के जो आश्रित शासक हैं कन्नौज में जो वो है चक्रायुध, इसको नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया 816 ईस्वी में। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो धर्मपाल है उसने नागभट्ट द्वितीय से मुंगेर का युद्ध लड़ा, यानी चक्रायुध को हरा दिया नागभट्ट द्वितीय ने और परिणाम स्वरूप धर्मपाल ने मुंगेर के युद्ध में जो युद्ध किया था इसमें क्या हुआ, जो नागभट्ट द्वितीय है इसका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। ये भी हमें याद रखना, ये प्रश्न आया हुआ है। जो नागभट्ट प्रथम है इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता है। अब बात करें जो रामभद्र है अगला शासक है, 833 से 836 3 साल तक इसका शासनकाल माना जाता है। जो नागभट्ट द्वितीय है उसकी मृत्यु के बाद ये शासक बनता है कौन, रामभद्र। और जो बंगाल के राजा है देवपाल से युद्ध करने के बाद हार का सामना रामभद्र को करना पड़ता है। तो देवपाल ने इस युद्ध में कुछ हिस्से पर जैसे उड़ीसा और पूर्वी बिहार पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो शासक बना वो बनता है मिहिर भोज। ये रामभद्र का पुत्र था और ये प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता माना जाता है क्योंकि इसने रामभद्र की हत्या, अपने पिता की हत्या कर दी थी। और इसका जो शासनकाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 836 ईस्वी से 835 ईसा। अब बात करें मिहिर भोज, इसके उपनाम मिहिर भोज के जो जैसे सामान्य जो परिचय है वो तो देखो रामभद्र का पुत्र है, माता का नाम अप्पा देवी है और गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण और वीर शासक हुआ है मिहिर भोज। 836 से लेकर 885 तक इसका शासनकाल है, 49 वर्षों का शासनकाल है। बात करें इसके उपनामों की तो इसको आदिवराह कहते हैं, ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है, यानी ग्वालियर अभिलेख में आदिवराह कहा गया है मिहिर भोज को। दौलतपुर अभिलेख में प्रभास पाटन कहा गया है। और अरबी जो यात्री है सुलेमान, इसने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु बताया है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है मिहिर भोज की पत्नी जो है चंद्र भट्टारिका थी और इसका जो बेटा हुआ वो हुआ आगे आएगा जो शासक बनेगा मिहिर भोज के बाद में महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है। जो रामभद्र है उसकी हत्या उसके बेटे मिहिर भोज ने कर दी थी, मैंने बताया था, जो कि पितृहंता बनता है प्रतिहारों में प्रथम है, ठीक है, यानी प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज को कहा जाता है। बात करें जो मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख हमें प्राप्त होता है वो है वराह अभिलेख, 836 ईस्वी का है। और जो सुलेमान है वो 851 ईस्वी में भारत आता है और उस समय मिहिर भोज शासन कर रहा था, यानी सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में ही भारत आया था। और इसकी जो पुस्तक है या वृतांत है उसका नाम है किताब उल सिंध वल हिंद, यानी किताब उल हिंद बोलते हैं इसको, तो ये इसका ग्रंथ है। और इसमें जिक्र करता है कि भारत में जो सबसे बड़ी अश्व सेना थी ना वो मिहिर भोज के पास थी। इसके अलावा किसी राजा के पास इतनी बड़ी अश्व सेना नहीं थी और इसने राज्य जो विस्तार किया वो अद्भुत था। बात करें मिहिर जो सुलेमान है वो बताता है कि जो मिहिर भोज की सैन्य शक्ति है और समृद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा थी। और मिहिर भोज जो है उसने चांदी के सिक्के चलवाए जिस पर श्रीमद आदिवरा की उपाधि अंकित है या नाम अंकित है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई इसने चांदी के सिक्के चलवाए और श्रीमद आदिवरा है यानी खुद का उल्लेख करवाया है अपनी उपाधि का, ठीक है, ये अंकित मिलता है हमें सिक्के पर। बात करें जो नेक्स्ट है मिहिर भोज की युद्ध, तो
मिहिर भोज के युद्ध या राजनीतिक उपलब्धियाँ, जैसे राष्ट्रकूट के शासक पहला जो है, इसने राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण द्वितीय को युद्ध में हरा दिया और उज्जैन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कृष्ण द्वितीय हार गया, राष्ट्रकूट का जो शासक था। बात करें जो हरियाणा में भी इसका राज्य विस्तार बताया गया है मिहिर भोज का, क्योंकि हमें हरियाणा से एक अभिलेख मिला है पिहोवा का। ठीक है, इसमें भोज का अधिकार वहाँ पर दिखाया गया है और भोज जो है वो इसके बाद शासक बनता है। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ प्रतिहारों का शासन था। बात करें जो नेक्स्ट है वो है पालों से। जो पालों से मिहिर भोज का युद्ध हुआ वो कन्नौज पर लेकर हुआ, यानी कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार कर लिया मिहिर भोज ने पाल को हरा करके। उस समय पाल वंश का शासक था देवपाल। इसके बाद जो है मिहिर भोज ने इसे बुरी तरह से परास्त किया और नारायण पाल जो है देवपाल का शासक था, यानी उत्तराधिकारी था। अब बात करें जो 400 का अभिलेख है उससे हमें क्या ज्ञात होता है, उससे ज्ञात होता है कि गुहिल नरेश जो है हर्षराज वो मिहिर भोज के अधीन ही था, यानी गुहिल वंश मिहिर भोज के अधीन था। हर्षनाज ने क्या किया, गौड़ नरेश को युद्ध में परास्त किया, ये भी हमें 400 के अभिलेख से पता चलता है। जो कालिंजरा है उसके शासक थे जय शक्ति, इसको नर्मदा नदी के तट पर हराया है मिहिर भोज ने, याद रखना है, चंदेल शासक है। कालिंजरा का युद्ध हुआ था। जो नेक्स्ट है वो है बगरवा लेख। इसमें हमें एक मिहिर भोज को पृथ्वी को जीतने वाला शासक बताया गया है, यानी कौन सा लेख, बगरवा लेख जो यूपी से प्राप्त हुआ है। इसमें मिहिर भोज को पृथ्वी को जीतने वाला शासक बताया गया है। बात करें कलचुरी वंश से, इसका एक थोड़ा सा होता है जो वो बात करते हैं, संबंध पता चलता है। वो क्या है कि कलचुरी वंश के जो राजा थे गुणाम बोधि देव ने, यानी गुणाम बोधि देव को जो भोजदेव है, एक शासक है भोजदेव, आगे बताऊँगा ये भोजदेव कौन है। ये भोजदेव मिहिर भोज ही है और मिहिर भोज ने कलचुरी वंश को भूमि प्रदान की। ये हमें जो उल्लेख मिलता है वो कहला के अभिलेख से मिलता है और विद्वानों का मत है कि यह भोजदेव जो है वो मिहिर भोज ही था। जो मिहिर भोज का राज्य विस्तार है वो है उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में बुंदेलखंड तक और जो पूर्व में यूपी तक, और जो पश्चिम में है वो गुजरात के काठियावाड़ तक इसका राज्य था। और जो संपूर्ण अपना अधिकांश राजस्थान का भाग था राजपुताने का, वो भी मिहिर भोज के राज्य विस्तार का हिस्सा था। अब देखिए जो स्कंद पुराण है उसमें हमें पता चलता है कि मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने जो राज्य सिंहासन था उसको त्याग दिया और अपने पुत्र महेंद्र पाल को राजा बना दिया और अपनी सत्ता सौंप दी। अब बात करें मिहिर भोज जो है अपने समय काल का सबसे वीर और शक्तिशाली शासक हुआ। इसने उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक होने का गौरव प्राप्त किया। बात करें जो है महेंद्र पाल प्रथम की, तो महेंद्र पाल प्रथम जो है इसका शासनकाल 885 से 909 ईस्वी तक माना जाता है। इसके 2 शासनकाल मिलते हैं तो आप देख लेना, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा सही है, आप देख लेना। इसके जो उपनाम है वो है रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र। ये जो उपनाम है ये इसको राजकवि राजशेखर ने दिए हैं, अपने ग्रंथों में इसका उल्लेख करता है। ये इसका राजकवि था राजशेखर, किसका, महेंद्र पाल प्रथम का। अब बात करें जो महेंद्र पाल है इसके कुछ और नाम भी है, जैसे महीपाल है, महेंद्र पाल है, महिषपाल है और महेंद्रायुध है। अब जो नेक्स्ट है वो बात करेंगे जो इसकी उपाधियाँ हैं वो है परम भटारक, परम भागवत, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ये 4 उपाधियाँ मिलती हैं। बात करें जो महेंद्र पाल प्रथम था इसके शासनकाल में जो कन्नौज हिंदू संस्कृति के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा। कन्नौज की शक्ति व सौंदर्य सबसे उत्कृष्ट, सबसे ज़्यादा उस समय के थे। अब बात करें जो कर्पूर मंजरी से हमें ज्ञात होता है वो क्या है कि राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम के गुरु थे। जो महेंद्र पाल प्रथम हैं इन्होंने पाल और राष्ट्रकूट जो है इनकी संयुक्त सेना को हराया था। यह भी बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिखाया महेंद्र पाल प्रथम ने और ऐसा करने वाला पहला शासक बन गया। जो मगध से हमें कुछ अभिलेख मिले हैं, जैसे कौन से अभिलेख, रामगया का अभिलेख है, गुनेरिया का अभिलेख है, इटखोरी का अभिलेख है। ये महेंद्र पाल के अभिलेख हैं। पूछ लिया जाता है कि मगध से कौन सा अभिलेख नहीं मिला, तो बात करते हैं बंगाल से भी एक अभिलेख मिला जिसे पहाड़पुर का अभिलेख कहते हैं। ये भी महेंद्र पाल प्रथम का अभिलेख है। इससे हमें याद होता है कि बंगाल के कुछ हिस्सों पर और मगध पर महेंद्र पाल प्रथम ने अधिकार किया था। जो महेंद्र पाल है वो स्वयं एक विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता कहलाता था। इसके राजकवि राजशेखर थे। तो राजशेखर के कुछ प्रमुख ग्रंथ भी हैं, इनकी चर्चा करते हैं। जो पहला ग्रंथ है वो कर्पूर मंजरी, फिर है बाल भारत,
फिर है बाल रामायण, एक काव्य मीमांसा है जो बहुत चर्चित है। जो एक और है वो है विद्धशाल भंजिका, एक है इसका हरविलास, एक है भुवन कोश। ये कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं राजशेखर के। तो कर्पूर मंजरी से हमें पता चलता है कि ये महेंद्रपाल प्रथम के गुरु भी थे। ठीक है, अब बात करें जो ये इतने ग्रंथ हैं ये आपको साहित्य वाले टॉपिक में देखने को मिलेंगे, पर आप इसे यहाँ भी याद कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी, आप देखना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और कंटेंट आपको कैसा लगा। ये पूरा हैंड रिटन PDF है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसका तीसरा पार्ट है ये वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।